Hello students, we are back with another new video and we were reading chapter 1 Democracy and Equality. So now we will read about democracy in action. काम कैसे करती है democracy? Let's read. Democracy forms a society and economy for proper governance. The facts of democracy such as justice, equality, freedom and dignity are deeply interwoven with the social, political and economic life of the people. Only universal adult franchise does not suffice the need of the people living in democracy. डेमोक्रेसी एक सोसाइटी और इकोनॉमी को बनाती है ताकि अच्छी गवर्नमेंट मिल सके, अच्छा गवर्नेंस हो सके और इससे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ, लोगों की जो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ है उसमें उनको जस्टिस मिलती है, उनको न्याय मिलता है, इक्वलिटी उनको समानता मिलती है, फ्रीडम उनको आज़ादी मिलती है और डिग्निटी उनको अपनी सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। और ये सारे जो फैक्ट्स हैं, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम, डिग्निटी, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और केवल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही डेमोक्रेसी में इन सब चीज़ों की पूर्ति नहीं करता है, बट इट रिक्वायर्स ए लिबरल आउटलुक इन एवरी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर फॉर ए डेमोक्रेसी टू फ्लोरिश। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक democracy in our country, even citizens who fulfills the criteria under the constitution may be appointed the leader of a major political party or the head of the government. हमारी कंट्री में क्या होता है कि हर सिटीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्राइटेरिया यानी जो उसकी योग्यताएं हैं, जो उसकी मापदंड हैं, उनको अगर पूरा करता है तो उसको किसी भी पार्टी का लीडर या गवर्नमेंट का हेड अपॉइंट किया जा सकता है। ऑल दी मैन, वुमेन एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर ट्रीटेड इक्वली एंड गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ बाय द गवर्नमेंट। नो वन कैन गेट प्रिविलेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। हमारे कंट्री में मैन, वुमेन और हर सेक्शन, हर हिस्सा, समाज का हर हिस्सा, उन सबको इक्वल समझा जाता है और उनको आगे बढ़ने के लिए, गवर्नमेंट में आगे बढ़ने के लिए बराबर अवसर मिलते हैं। और किसी को भी उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके सेक्स के, जन्म के स्थान पर, किसी भी आधार पर कोई भी बंधन या भेदभाव नहीं है। ऐसा हमारे संविधान में है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज successful when the society is democratic. This means the society is free from discrimination of caste, gender and economic status. Democratic government democratic society में ही सक्सेसफुल है। अगर सोसाइटी डेमोक्रेटिक है तो गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक होगी, सफल होगी। दिस मीन्स सोसाइटी, इसका मतलब हुआ कि सोसाइटी में किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी टेंड्स टू स्पॉइल द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ आवर सोसाइटी टुडे। तो क्या होता है कि अगर किसी भी आधार पर भेदभाव किया जाता है, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, लड़का लड़की में भेदभाव हो, या जाति के आधार पर भेदभाव हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो, इकोनॉमिक का अंतर यानी अमीर गरीबी, ये सब अंतर हो, तो इससे भी डेमोक्रेटिक सेटअप स्पॉइल होता, बिगड़ता है। देयर एग्जिस्ट ए रूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पीपल। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक जस्टिस। दिस मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। हमारे संविधान में इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो वेल्थ होता है, जो धन होता है, उसका बंटवारा सभी लोगों में बराबर रूप से हो।
इसका मतलब ये है कि किसी के साथ भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी के साथ भी शोषण ना हो। से फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो एन एम्प्लॉयर शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय ऑनर्स एंड पीजेंट शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय जमींदार और ऑप्रेस्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी। तो क्या होता है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉयर है उसको उसके ऑनर, उसके मालिक के द्वारा शोषण नहीं किया जाना चाहिए, या कोई किसान है तो उसको ज़मींदार के द्वारा शोषित नहीं किया जाना चाहिए। और जो कोई ऑप्रेस्ड है, दबे हुए लोग हैं, उनको भी उनके साथ भी बुरा व्यवहार या शोषण नहीं किया जाना चाहिए। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। Thus the objectives of a true democratic country can only be fulfilled if social, economic and political democracy prevails। इसलिए जो ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर कोई कंट्री सही तरह से डेमोक्रेटिक है तो उसके उद्देश्य तभी पूरे हो सकते हैं जब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये सब अच्छे से प्रचलित हो समाज में। नाउ the very important part of this chapter, civil rights movement, and this is very interesting। civil rights movement, जो किसी भी देश के नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो उनको मिलने चाहिए, लेकिन कुछ कंट्रीज में ऐसा हुआ कि वहाँ के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले, तो उन्होंने इसके लिए मूवमेंट्स किए, आंदोलन किए। सिविल राइट्स आर दी राइट्स नेसेसरी टू एंश्योर वंस एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द सिविल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द स्टेट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी भेदभाव के लोगों को अपने स्टेट या कंट्री में उसकी पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट करने की आज़ादी हो। इट इंक्लूड्स इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल दी पीपल विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन बाय द लॉ एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लाइक इंडिया, मैनी अदर कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग एंड हैव स्ट्रगल्ड फॉर इक्वलिटी। इंडिया के साथ साथ ऐसे काफ़ी कंट्रीज है जहाँ के लोग इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में लोगों को डिवाइड किया गया था उनके स्किन कलर के बेस पे, उनके रंग के आधार पर, कि वाइट्स एंड ब्लैक्स। वाइट्स जो अमेरिकन लोग थे उनको वाइट्स बोला जाता था, जो ब्लैक्स जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो अफ्रीका से अमेरिका में आए थे, उनको ब्लैक्स बोला जाता था। द एंसेस्टर्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स वर वंस द स्लेव हु वर ब्रॉड फ्रॉम अफ्रीका। तो जो ब्लैक्स थे, जिनको ब्लैक्स बोला जाता था, ये इनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, इनको अफ्रीका से लाया गया था अमेरिका में एज ए स्लेव, गुलाम बनाकर लाया गया था। अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड अनइक्वली एंड डिनाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इनको बराबर नहीं समझा जाता था, अफ्रीकन अमेरिकन्स यानी कि ब्लैक लोगों को बराबर नहीं समझा जाता था, और इनको संविधान या कानून के सामने इनको नकारा जाता था। इनकी जो इक्वलिटी थी, इनकी जो समानता थी, उसको नकारा जाता था। इसका मतलब इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। दे हैड नो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इनके पास में कोई सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो उनके पास में कोई भी सिविल या पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, कोई भी अधिकार नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, while traveling in a bus, they had to sit at the back or leave their seats for a white person. There were separate lunch counters and separate schools for blacks and whites. They were not allowed to mix with the whites in order to fight for equality. The civil rights movement began in USA in 1950. African American people demanded equal rights and end to racial discrimination. तो इतना बुरा व्यवहार उनके साथ में होता था कि जब वो बस में ट्रैवल करते थे ब्लैक लोग, तो
उनको बस में बिल्कुल पीछे बैठना होता था, या अगर वो आगे बैठ भी जाते थे तो उनको वाइट लोगों को देखकर, अमेरिकन लोगों को देखकर उनके लिए सीट खाली करनी पड़ती थी और खड़े होना पड़ता था या पीछे जाना पड़ता था। उनके लंच काउंटर भी अलग अलग होते थे, लंच अलग अलग जगह करते थे, स्कूल्स भी अलग अलग होते थे, ब्लैक्स लोगों के लिए अलग स्कूल, वाइट्स लोगों के लिए अलग स्कूल, और उनको वाइट लोगों के साथ में, ब्लैक लोगों को वाइट लोगों के साथ में मिलने जुलने का इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी। दे वर नॉट अलाउड। इन ऑर्डर टू फाइट फॉर इक्वलिटी द सिविल राइट्स मूवमेंट्स बिगेन। तो इस तरह से जो बराबर होने का अधिकार पाने के लिए उन लोगों ने 1950 में एक सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के बराबर अधिकार पाने के लिए उन्होंने मांग रखी। रोसा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। She being tired after a long day of work refused to give up a seat on a bus to white men on 1st December 1955. Her refusal that led to a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated, and this came to be known as the civil rights. तो ये एक विमेन थी, रोसा पार्क्स, एक ब्लैक ही थी, अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। तो दिन भर के काम से थक के, इनके साथ में एक इंसिडेंट हुआ, एक घटना हुई कि दिन भर के काम से थक कर ये जब बस में बैठे थे तो एक वाइट मैन को इन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया, क्योंकि ये ब्लैक थी और इनको अपनी सीट से उठना था, लेकिन ये अपनी सीट से नहीं उठी और इन्होंने अपनी सीट को वाइट मैन को देने से मना कर दिया। रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस। और उनके इस मना करने के बाद से ही एक आंदोलन शुरू हुआ कि इक्वल राइट्स हमें भी चाहिए, और इसी आंदोलन को आगे चल के एक राइट्स में चेंज किया गया, सिविल राइट्स मूवमेंट्स का आंदोलन चला, सिविल राइट्स मूवमेंट्स। मार्टिन लूथर किंग वॉज एन inspiration for the people during the American civil rights movement. He showed his followers the path of non-violence and peaceful resistance through the struggle for the black people. Civil Rights Act came into force in 1964. तो मार्टिन लूथर किंग, आप लोगों ने नाम सुना होगा। This is the picture of मार्टिन लूथर किंग। वो मतलब जब अमेरिकन सिविल राइट्स का जो मूवमेंट चल रहा था तो उस समय लोगों के लिए एक प्रेरणा बन के उभरे, और उन्होंने नॉन वायलेंस एंड यानी अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया और स्ट्रगल किया, और उनके मिले जुले प्रयासों की वजह से ही, कोशिशों की वजह से ही सिविल राइट्स एक्ट बना जो 1964 को बना। तो इसमें क्या क्या अधिकार उनको दिए गए, ब्लैक लोगों को क्या क्या अधिकार दिए गए। इट बैंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। ये इस एक्ट में थे, इस कानून में थे कि धर्म के आधार पर, नेशनल राष्ट्रीयता के आधार पर और जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसको बैन कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑल स्कूल्स वर ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे नो लॉन्गर हैड टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर देम। और सभी स्कूल, जो स्कूल पहले अफ्रीकन अमेरिकन यानी काले लोगों के लिए, ब्लैक्स लोगों के लिए बंद थे, उनको उनके लिए खोल दिया गया। ऑल सिटीजन्स वर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोग, चाहे वो ब्लैक्स हो या वाइट हो, सब बराबर हैं। एंड इंजॉयड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उनको कानून की तरफ से बराबर रूप से सुरक्षा मिलेगी। But still the poorest African American section of the country are unable to avail better education facilities due to the lack of money and resources.
अभी तो बराबर समझा जाता है ब्लैक्स को वाइट्स को, लेकिन अभी भी जो ब्लैक्स लोग हैं वो उनके पास में मनी की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो उसकी वजह से वो अभी भी क्या उनको बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। ये सोचने वाली बात है कि इतने सालों बाद भी उनके साथ में ऐसा हो रहा है। सो चैप्टर इज कंप्लीटेड, chapter has been completed. These are some key terms you have to read these carefully and read this chapter again and again. बार रीड करें चैप्टर, वीडियो को बार देखें, और in the next video we will find the answers of this chapter. Till then, take care.